बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा टुडे नॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 6 नवंबर 2024। ये है बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1, 2 एंड 3। ये तीनों के तीनों जो आपके एडिटोरियल्स हैं इनका एनालिसिस जो है इस लेक्चर के अंदर आपको डिलीवर किया जाएगा। दूसरा बेटा आपका पोर्शन बचता है ये जो आपके चार ओपिनियंस हैं। ठीक हो गया, 1, 2, 3 एंड 4। अब इन चार ओपिनियंस को भी इन द सेम फैशन हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। बट इस ओपिनियन वाले जो आपका लेक्चर है इसके लिए बेटा आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी। और वो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है व्हाट्सएप करें, फोकल पर्सन से रब्ता करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड इन महीनों के सारे जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, आप इनको भी सुन सकते हैं। बाकी बेटा जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं हल्का सा इसके बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होंगे, कैसे इस्तेमाल होंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं दे कैन मूव टूवर्ड्स, वो डायरेक्ट जा सकते हैं। बाकी पुराने स्टूडेंट्स के भी लिए भी बता दूं कि इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस जो कंटिन्यू है वो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पुराने स्टूडेंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर एक तो इस लेक्चर का पीडीएफ पड़ा है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे इसके 3 चैप्टर्स बना दिए गए हैं तो वहां से जाकर वो लेक्चर को सुनना शुरू कर दें। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बेटा ये आपकी हेल्प करेगा इंग्लिश ऐसे के अंदर, आपकी हेल्प करेगा करंट अफेयर्स के पेपर में, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में, सोशल साइंसेज के जो आपके पेपर्स हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंडो पाक हिस्ट्री है, यूएसए हिस्ट्री है, इंटरनेशनल लॉ है, जनरल स्टडी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। देयर आर मेनी अदर सब्जेक्ट्स जो कि सोशल साइंसेज की कैटेगरी में आ जाते हैं। वहाँ हर एक के अंदर ये जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये डाटा जो है ये इस्तेमाल होगा। जैसे जनरल स्टडीज है तो उसके अंदर जो वुमेन्स के ऊपर है डाटा यहाँ पर वो आप वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामियात के अंदर कई टॉपिक्स हैं वहाँ पर भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये आपकी क्रिटिकल अप्रोच को डेवलप करेगा, आपकी आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी इससे होगी। ठीक है। और बाकी बेटा जो इंग्लिश ऐसे है इसके अंदर ये डाटा आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इसको पास करने के लिए आपको साथ में राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। बगैर राइटिंग प्रैक्टिस के ऐसे पास नहीं होगा। और उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला है कि आपके लिए रजिस्ट्रेशन हमने ओपन की हुई है फॉर इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके अंदर आपको सिर्फ लिखवाया जाएगा, आपको टॉपिक दिया जाएगा, आप उस टॉपिक को लिख कर भेजेंगे, उसको वैल्यूएट करके आपको फीडबैक के साथ भेजा जाएगा। फीडबैक दो तरह से होगा, एक तो आपका जो डाटा आपने भेजा है उसको चेक करके, दूसरा रिकॉर्डेड छोटी सी वीडियो बनाकर आपको भेजी जाएगी ताकि टीचर जो है आपको बताना चाहे आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जी करंट जो ग्लोबल इशू चल रहे हैं दुनिया के इंटरनेशनल के वो यही है, पढ़ लें एक दफा इनको। और ये आपके करंट जो नेशनल इशू चल रहे हैं इनको भी पढ़ लें, जैसे ही कोई चीज नहीं आएगी हम इसको अपडेट कर देंगे। राष्ट्र लेजिस्लेशन, इसके ऊपर हमने एक ओपिनियन भी डिस्कस किया था आज, ठीक हो गया। बहरहाल इसके अंदर राइटर कहना क्या चाहता है, तो इसका बेटा सिंपल एंड टू द पॉइंट क्रक्स ये है कि अभी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 जो बिल है ना इनको पास कर दिया है। और पास जैसे राइटर कह रहा है राशिद स्पीड से पास किया, बड़ी स्पीड मारी है। कितनी स्पीड मारी है वो भी अभी बताऊंगा। तो इनको पास करना, तो राइटर यहां पर ये कहता है कि भाई ठीक है एक्ट्स आप पास करें, आपका काम है लेजिस्लेशन करना, लेकिन इतनी स्पीड, ये तो गलत बात है। इतनी स्पीड से आप लोग ये काम कर रहे हैं, चीजों को चेक तो करें। ठीक है ना। तो राइटर कहता क्या, लिखता क्या बात, राइटर कहते हैं कि 6 बिल, ये वाले जो मैंने अभी आपको बताया ये नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे पढ़े हैं, आप वहां पर जाकर इनको देख सकते हैं। हर एक क्लिकेबल है, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके अंदर जो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने आ जाएगी। 6 बिल कहते हैं इंट्रोड्यूस किए गए हैं और उनको पास भी किया गया है नेशनल असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर रिकॉर्ड टाइम में। ठीक है ना। तो उसमें किया क्या गया है, उसमें बेटा एक तो जो आपके आर्म फोर्सेस के चीफ हैं जैसे पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, उनका टेन्योर 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनको 5 साल तक एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नंबर जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं।
ठीक है ना। अब अगली बात वो कहता है स्पीड, ये काम जो किए गए हैं वो बताया है कि आर्म फोर्सेस की जो टन्योर है उनकी अपना जॉब का टन्योर है उसको 5 साल बढ़ा दिया गया है, और साथ में वो दोबारा से रीअपॉइंट भी हो सकते हैं और दोबारा 5-5 साल तक नौकरी कर सकते हैं, ये काम किया गया है। नंबर जो हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ा दिए गए। अब बड़ा एक क्रिटिकल क्वेश्चन है कि ये क्यों किया गया, ये मैं एंड पर आपको बताऊंगा। ये बाहर उन्होंने किया। नेक्स्ट, कितनी स्पीड से किया है, कहता है 24 मिनट लगे हैं इसको नेशनल असेंबली से पास होने में और 16 मिनट लगे हैं इसको सेनेट से पास होने में, यानी कि 24 प्लस 16 क्या बनता है, ये जनाब यदि आपके 40 मिनट्स बनते हैं, यानी कि विद इन 40 मिनट्स 6 एक्ट पास कर दिए हैं, इतनी स्पीड मारी। ठीक है ना। अब राइटर आगे कहता है कि ये एक्सटेंशंस क्यों दी गई हैं, क्यों ये बढ़ाया गया है। ठीक है। उसके बाद वो यही आगे बात करता है कि जजेस को क्यों बढ़ाया गया है, क्या वजह थी। ठीक है ना। तो ये क्या बातें हैं। हालांकि वो कहता है कि सुपीरियर जुडिशरी जो है वो पहले ही 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद इनके कंट्रोल में आ चुकी थी, तो फिर क्यों इन्होंने बढ़ाया। वजह जो इन्होंने बताई है, जजेस की वजह यहाँ पर ही सुन ले। जजेस की वजह इन्होंने ये बताई है क्योंकि कोर्ट के अंदर केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जो रीजन दी है वो यही दी है कि केसेस बहुत ज्यादा हैं, लोगों के फैसले नहीं हो पा रहे, लिहाजा इस वजह से हम लोगों ने क्या किया है, नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दिए हैं। लेकिन राइटर कहता है असल में जो केसेस की तादाद ज्यादा है वो लोअर कोर्ट्स के अंदर है, हाई कोर्ट्स के अंदर नहीं है, तो नीचे फिर सेशन कोर्ट के अंदर नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने चाहिए थे, ना के ऊपर वाले। लेकिन फाइनली राइटर यहां पर कहता है कि जितनी भी गवर्नमेंट ने ये लेजिस्लेटिव काम किया है या कानून साजी की है, इसका जो मेन काम फोकस था ना, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम जो थी वो उनकी अपनी थी, हमारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने हल नहीं किया। यानी कि यहां पर गवर्नमेंट ने जितनी भी अमेंडमेंट्स की हैं ये बेसिकली अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए की हैं, ना कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। ये बातें इसने कर दी, आपको समझ आ गई। अब मैं आपको लेके जाता हूं शुरू में, कि जो मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये क्यों कर रहे हैं। तो सुन ले बच्चे, इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पावर में रह सके, सादा सी बात है, इनको को पावर से उतारे ना। पावर से कैसे उतार सकते हैं, सिंपल एक ही बात करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। रिजर्व सीट का केस चल रहा था, केस का फैसला ये आता है मेजोरिटी ऑफ जजेस का कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाए। लेकिन अगर ये सीटें उनको दे दी जाते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन पावर में नहीं रह पाएंगे, उनकी 2/3 मेजोरिटी खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा, किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को नाफज करवाए, उन्होंने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो ये फैसला जो है करवा सके। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे क्या होगा, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई, नया चीफ जस्टिस साहब आ गए। अब जब नया चीफ जस्टिस साहब आया है, तो जो अब नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसके तहत अब क्या होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाएगा जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केस का फैसला करेगा। अब इस बेंच का हेड कौन बनेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इस बेंच के अंदर जो लोग हैं वो कौन बैठेंगे, कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और कुछ जो है चीफ साहब करेंगे, चीफ जस्टिस साहब। लेकिन बहरहाल अब गवर्नमेंट इसलिए नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जजेस अपने लगाए जाएं, और ये जब बेंच बने तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जजेस अपनी मर्जी के लगाए जाएं, और फैसला ये आए कि रिजर्व सीट का फैसला इनके हक में करवाया जाए, ताकि अपने आप को पावर में रखा जाए। सो दैट इज अ सिंपल थिंग। ठीक हो गया, इसलिए की जा रही है। दूसरी तरफ जो है इस काम में एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है, एक्सटेंशन इसलिए दी जा रही है कि जब एस्टेब्लिशमेंट देख रही है कि ये लोग जो हैं ये अपने आप को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं भाई, गंगा बह तो रही है, तो उस बहती गंगा में उन्होंने कहा चलो जी हम भी हाथ धोते हैं। तो हाथ कैसे धुलेंगे कि जो पावर में बैठे हैं वो भी पावर में बैठे रहें। तो वो जो पावर में बैठे हैं, जो करंट चीफ साहब है, हर एक की 5-5 साल बढ़ गई, चलो एंजॉय करो, मौज करो। ठीक हो गया जी। बाकी जो पीछे रह गए हैं उनका अल्लाह वारिस है, वो मेरिट रहे ना रहे, मैं तो पावर में रहूं, मैं तो सीट में रहूं, बिकॉज फाइनली हम इंसान हैं और इंसान जो है वो लालची होता है। ठीक हो गया। तो ये चीजें अब पेपर में कहाँ इस्तेमाल होगी, पेपर में बेटा डेमोक्रेसी आपके मुल्क से तबाह हो रही है। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी ये है कि ऐसा मुल्क जहां पर रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ लॉ हो, यानी कि लॉ की हुकूमत हो। तो पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है, पाकिस्तान में लॉ की हुकूमत नहीं है।
पाकिस्तान में हुकूमत है, जिसके पास लाठी है उसकी भैंस है, बस दैट इज द सिंपल स्टोरी। अगर आप पावरफुल हैं तो आपके ऊपर कोई ला नहीं लगता, और उसकी जिंदा मिसालें आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो जाए, या फिर वो जो थी दूसरी जिसने मारा था बेटी को एक्सीडेंट में पजारों के नीचे दे के, बड़ी लंबी लिस्ट है जिसके अंदर एक ही चीज हमको नजर आती है कि जब कभी कोई पावरफुल जो किसी आम इंसान के साथ ज्यादती करता है तो उस पावरफुल को ला जो है प्रोटेक्ट उन उसको यानी कि कुछ नहीं कहता, उसको कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि एक चौक था सिंध के अंदर आई थिंक सो, उसमें एक पुलिस वाला ट्रैफिक वाला जो था वो सिग्नल दे रहा था, जीप आती है और आकर उसको टक्कर मार दिया और वो शहीद हो जाता है। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है नेट के ऊपर पड़ी हुई। और वो जो टक्कर मारता है आई थिंक सो ही से एमपीए था या क्या था मुझे नहीं याद। बहरहाल उस बंदे की बाद में जमानत हो जाती है और डेड टाइम वो नशे की हालत में था, और वो जो पुलिस वाला है वो शहीद हो जाता है, उसको कोई सजा नहीं मिलती। तो इट्स मीन देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। इन द सेम फैशन अयान मलिक जो थी, अयान मलिक थी या क्या थी, मॉडल जो थी जो जरदारी के लिए काम करती थी, वही मिल सुनने को मिला। बहरहाल मैं यहाँ पर अब हिट नहीं करूंगा जरदारी साहब को या किसी को, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। बहरहाल सादा अल्फाज में मैं कहता हूँ कि अयान साहब ने क्या किया, स्मगलिंग कर रही थी डॉलर की, तो कस्टम का इंस्पेक्टर था, उसने इसको पकड़ लिया। जब उसने इसको पकड़ लिया तो बेचारा कस्टम का इंस्पेक्टर ही शहीद करवा दिया गया, वो ही दुनिया में नहीं रहा। और ये मॉडल आज भी पैसे लेके जा रही है, आज जा रही है किनके, जो पावरफुल एलीट है आपकी, उसके अंदर कोई भी शामिल हो सकता है। तो मतलब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। और डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है, क्योंकि जो पावर में बैठे हैं वो इलीगल तरीके से बैठे हैं। सो यू कैन मेंशन दीज आर थिंग्स। जेल रिफॉर्म पॉलिसी। अब जेल रिफॉर्म पॉलिसी के अंदर राइटर बात क्या करना चाहता है, सादी सी बात है, अभी प्रपोजल आया है, हुआ नहीं है। जो आपके नए चीफ जस्टिस या साहब आए हैं, या साहब, उन्होंने कहा कि चलो यार जो पाकिस्तान की जेलें हैं ना, इनकी हालत बड़ी ख़राब है, ठीक, वहाँ पर कैदियों की हालत बड़ी ख़राब है, तो चलो कुछ ऐसे काम करें कि इनकी जो कैदी है इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। सो दैट इज़ जेल रिफॉर्म पॉलिसी। तो इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जब वो उन्होंने काम करना शुरू किया, बात करनी शुरू की, तो इससे पहले कि ये कुछ पॉलिसी बनाएं, राइटर ने कुछ मशवरा देना मुनासिब समझा कि मैं बताता हूं कि कहाँ कहाँ मसला है, ताकि जब आप लोग पॉलिसी बनाएं तो मेरे इन मशवरों को भी सामने रख लीजिएगा, ताकि आपको पॉलिसी थोड़ी अच्छी बन जाए। ठीक है। अच्छा, नेशनल रिफॉर्म पॉलिसी जो है, तो इसमें क्या है, ह्यूमेन इंसानी होनी चाहिए और प्रिजन सिस्टम जो है उसको अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो राइटर कहता है एक तो क्या, दो तीन चीजें कहता है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो वहां पर जो कंडीशन है ना रहने सहने की, बड़ी खराब है जेल के अंदर। दूसरा, जेल ओवर क्राउडेड है, जहां पर 10 बंदों की जगह है वहां पर 20 बंदे आप लोगों ने डाले हुए हैं, ओवर क्राउडेड है। ठीक है। फिर जेल का जो स्टाफ है ना, वो वहां पर जो कैदी हैं उनके राइट्स की जैसे मर्जी वायलेशन करे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो राइटर कहता है ये दो तीन चीजें बराए मेहरबानी जब आप पॉलिसी बनाएंगे ना तो इनको भी सामने रख लीजिएगा। फिर फिर आपने इन दो तीन चीजों को वो फैक्ट्स एंड फिगर से थोड़ा सा बताने की कोशिश करता है। कहते हैं कि पहला चैलेंज है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग, ज्यादा लोगों का होना, जैसे कि देखो ना, एक ही जेल है, ये भी खड़ा, ये भी खड़ा, ये भी खड़ा, ये भी खड़ा है, तो सांस नहीं निकल रहा है इनका, ओवर क्राउडेड है। ठीक है। तो वो सबसे बड़ा मसला है। कहते हैं इतने लोग हैं, 1,08,647 इतने लोग जेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कैपेसिटी 66,625 की है, बाकी सारे एक्स्ट्रा है। ठीक है ना। और पंजाब के जो कहता है हाफ ऑफ दोज इन जेल जो है, ये एक मसला ये है कि ओवर क्राउडेड है, और दूसरा मसला क्या है कि ट्रायल नहीं लोगों का हो रहा। यानी कि प्रिजनर्स जो हैं, आधे से ज्यादा पंजाब के अंदर उनका ट्रायल हो ही नहीं रहा, वो वेट कर रहे हैं कि कभी हमारा फैसला हो, हमारी जान छूटे, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो जिसकी वजह से मैं एग्जांपल लेता हूँ, 10 बंदों ने जुर्म किया, वो जेल में आ गए। ठीक है। अब इनका 6 महीने से ट्रायल ही नहीं हुआ, जज ने केस ही नहीं सुना। सुनेगा, ट्रायल करेगा, इनको या आजाद करेगा या सजा देगा, तो वो ऐसे ही बैठे हैं। अगले 6 महीने में 10 और आ जाते हैं, फिर अगले 6 महीने में 10 और लोगों के कई कई सालों से केस लटके हुए हैं और वो बैठे हुए हैं। ठीक है। तो कहता है ये एक मसला है, अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है वो बड़े डिस्टर्ब हैं, वेट कर रहे हैं, कई सालों से वेट कर रहे हैं कि उनके कोर्सेज जो है हमको सुना जाए, ये नहीं हो रहा। तीसरा कहता है सेहत का मामला वहां पर बहुत ज्यादा खराब है।
सैनिटरी यानी कि जैसे आप लोग कह सकते हैं पानी की सहूलत हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत हो सकती है, फिर आपका ये जो नहाना धोना इस तरह की चीज़ें हैं, तो वे सारी की सारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन जो है वो ख़राब है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड का खाना नहीं वहाँ पर लोगों को मिलता, साफ पानी नहीं मिलता, खाना भी आपको पता है जेल का कैसा होता है, तो ये इंसानों की, कैदियों की सेहत पर बड़ा बुरा असर डालता है। फिर अब जुडिशरी को कहता है कि ज़रूरत है कि वो एग्जामिन करे इन चीज़ों को, ठीक है ना। और जो ट्रायल्स डिले हो रहे हैं उनको टाइमली कर ले, ठीक हो गया। ताकि वहाँ पर जो प्रिजनर्स पड़े हुए हैं बड़े अरसे से, उनकी पॉपुलेशन फिर ऑटोमेटिक, एक बंदा आएगा उसका फौरी ट्रायल होगा, अगर वो उस कसूरवार नहीं है तो उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अल्टरनेटिव सेंटेंसिंग ऑप्शंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ये बड़ी प्यारी बात है इसने की है। कम्युनिटी सर्विस प्रोबेशन, ये भी समझाता हूँ आपको, शुड बी एक्सप्लोर्ड टू रिड्यूस ओवर क्राउडिंग। देखिए जेल में एक बंदा आया, वो अंडर ट्रायल है, मैं ये नहीं कहता कि जिसने मर्डर किए हैं, टेररिस्ट क्राइम्स, बड़े बड़े क्राइम्स वाले नहीं, छोटे छोटे क्राइम्स जिन्होंने किए हैं, तो उनको अल्टरनेट सेंटेंस यानी कि उनको कैद की बजाय कोई और सजा दे दो। जैसे अगर आपने इंग्लिश फिल्म में कभी देखा हो, मैंने तो कई दफा मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल एक लड़के ने क्या किया, उसने एक जुर्म कर दिया छोटा सा कहीं से, आई थिंक सो क्या जुर्म किया मुझे अब या वो भी याद नहीं, बहरहाल कर दिया जुर्म, तो सजा उसको ये मिली कि तुम्हारे इतना जुर्माना है, इतने डॉलर्स वो तुमने जुर्माना देना है, और अगले 2 महीने के लिए तुमने इस स्कूल में जाके क्या करना है, 8 घंटे सफाई का काम करना है डेली, अगले 2 महीने तक। तो वो लड़का फिर उस स्कूल में जाता था और वहां पर वो सफाई का काम करता था, ठीक हो गया। तो ये भी एक किस्म की पनिशमेंट है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे कैदी हैं जिनमें कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, छोटे छोटे जुर्म हैं, तो उनको जो है इस तरीके से जो है आप लोग उनसे काम ले सकते हो कम्युनिटी सर्विसेज का। और उनकी सजा जो, उससे क्या होगा कि वो एक तो अपने घरों को चले जाएंगे और दूसरा ये प्रिजन्स के अंदर पॉपुलेशन कम हो जाएगी। सो ये कुछ आपको जो प्रिजन्स के हवाले से, कैदियों के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से राइटर ने कुछ चीजें बताई हैं जिनको आप अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्प ओवरहॉल, बड़ा प्यारा लिखा है, गौर से सुन लेना है। कई चीजें लिख दी हैं उसने, है तो छोटा सा लेकिन उसने इसको भर दिया चीजों से, ठीक है। पहले तो ओवरहॉल, ओवरहॉल क्या मतलब जो होता है, बेसिकली कोई चीज है उसको रिपेयर करना, उसको सही करना, इसको कहते हैं। वो कोई, जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, वो उस खराब हो जाता है तो उसका कोई पुर्जा खराब हो जाता है, तो मैकेनिक उसको रिपेयर कर देता है, फिक्स कर देता है। सो दैट इज अ सिंपल मीनिंग। तो यहाँ पर वो बिस्प को ओवरहाल करने की बात कर रहा है, यानी कि हमें जो बिस्प है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, इसको क्या करना है, फिक्स करना है, इसके अंदर जो खराबियां हैं उनको दूर करना है। तो बिस्प के अंदर अब आपको बताएगा मसले क्या क्या हैं और उनको हल कैसे करना है, ये 2 चीजें बनाएगा, ठीक हो गया। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेसिकली है क्या, पहले आप लोग ये देख लो। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे कि नाम से जाहिर है, ये जनाब अली 2008 में इसको शुरू किया गया था। बेनजीर जो आपको पता है पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, फर्स्ट प्राइम वुमेन प्राइम मिनिस्टर है ये पाकिस्तान की। और बाकी अगर आप ये बता सके, ये अक्सर एमसीक्यूज भी आता है, दैट इज हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर किस मुल्क की है, उस वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, साथ में उसका नाम भी बताना है और साथ में उसका मुल्क भी बताना है, ठीक है। और वैसे मुझे तो पता है बहरहाल कि कौन थी। तो बेनजीर साहबा भी जो है, ये भी एक वुमन प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की। तो इनके नाम से जो है इसको शुरू किया गया। अब ये है क्या, ये बेटा बेसिकली आप इसको कह सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ सोशल सेफ्टी नेट है ये भी क्वेश्चन जो जिन्होंने सोशल वर्क रखा होता है ना, उनको पीएमएस के इंटरव्यू में, सीएसएस के इंटरव्यू में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, दैट इज व्हाट इज सोशल सेफ्टी नेट्स। सोशल सेफ्टी नेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका सादा मतलब ये है, सोशल सेफ्टी नेट्स ऐसे नेट्स को कहते हैं, या ऐसे प्रोग्राम्स को कहते हैं जो कि आम लोगों के बेनिफिट देने के लिए लगाए जाते हैं, जो कि गरीब लोगों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट लगाती है, उनको हम कहते हैं सोशल सेफ्टी नेट्स, जस्टिस। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी गुर्बत को कम करने के लिए लगाया गया है। इसमें यह है कि लोगों को कैश दिया जाता है, जो बेवा हैं या जिनका जो माली हालात हैं बहुत कमजोर हैं, उनको एटीएम कार्ड, जिस तरह का कार्ड दिया जाता है, उसके अंदर गवर्नमेंट हर महीने 9,000 10,000 या जितना भी मुआवजा है फिक्स किया हुआ है उनके अकाउंट में आता है, और वो औरतें जाकर उसको विथड्रा करवा लेती हैं और उसको खर्च कर लेती हैं। सो दैट इज द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इस तरीके से ये चल रहा है।
अब यहाँ पर इसको रिपेयर करने की क्या बात हो रही है, तो रिपेयर करने की बात ये हो रही है कि इसके अंदर कुछ जो है करप्शन हो गई है, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं सही तरीके से हुई, तो वो हुई क्या, कुछ चीजें खराब हो गई हैं। तो खराब ये हुई है कि सिंध के अंदर 28,500 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, उन्होंने क्या किया है, बिस के पैसे जो है इलीगली अपनी बीवियों वगैरह के नाम पे शिफ्ट कर रखे हैं। यानी कि बिस्क के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के सरकारी महकमों के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने इतने इतने कार्ड जो हैं वो इलीगल एक्टिवेट करवाए हुए हैं, वो हकदार नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इस प्रोसेस का हिस्सा है, तो वो भी इसमें से क्या कर रहे हैं, बहती गंगा में से वो भी हाथ धो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ कि ये हमारे सामने फिगर आया हो, 2019 में भी ऐसे हुआ था कि इतने जो हैं, डाटे ने बताया था कि इतने जो हैं बेनिफिशियरी 2019 में निकले थे। अब इसकी मैं सादा मिसाल बताता हूँ, जब ये शुरू हुआ था ना, दैट इज वाज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ इसमें कि कैसे ये गपन कैसे हो रहा था। ये बेटा जो काउंसलर थे आपके, नैब नाज़िम थे, इस तरह के जो आपके तहसील लेवल के ऊपर लोग थे, तो शुरू जब ये हुआ ना, तो डाटा उधर से कलेक्ट किया गया। उन्होंने क्या किया, डाटा दिया, कार्ड आगे अपने पास रख लिए, और हर महीने यहाँ से पैसे जो है वो निकाल निकाल कर इस्तेमाल करते रहे। असल जो हकदार थे उनको कह दिया आपका कार्ड नहीं आया, बात खत्म हो गई। वो तो फिर वक्त के साथ साथ ये सिस्टम अपडेट होता 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 फिर जो है ये यहाँ तक पहुंचा है कि अब काफी जो हकदार हैं उन तक ये हक पहुंच रहा है। लेकिन अभी भी जो है, जैसे सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो है उन्होंने बताया कि इतने एम्प्लॉयज हैं जो जो हकदार नहीं है, लेकिन ले रहे हैं ये पैसे। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थी, उनके जो स्पाउस वगैरह शामिल थी, तो बिलियंस ऑफ रुपीस उस वक्त भी जो है इस तरीके से, यानी कि मिसमैनेजमेंट हो गई थी। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो रिसोर्सेज है वो असल हकदार तक तो नहीं पहुंचते, और साथ साथ जो जो पब्लिक ट्रस्ट नहीं रहता वेलफेयर की इनिशिएटिव्स का। ठीक है ना, पब्लिक के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती पब्लिक। अच्छा, पास्ट के अंदर कहता है ये काम किया गया कि इसको बेहतर बनाने के लिए कई काम किए गए। ठीक है ना, जो काम किए गए उसमें ये था कि डाटा वगैरह कलेक्ट किया गया, और जिन्होंने ये काम किया था उनके खिलाफ एक्शन वगैरह भी लिए गए, लेकिन ये काम अभी भी सही नहीं हुआ। अभी भी जो सिचुएशन है उसको डिमांड ये कह रही है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये मामला सारा का सारा, उस इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिन्होंने ये पैसे लिए हैं इलीगल उनसे रिकवर भी होने चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन बहरहाल इसके साथ-साथ और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर बिस्प को क्या किया जा सकता है, इसके अंदर रिफ़ॉर्म्स की जा सकती हैं, और उन रिफ़ॉर्म्स को कैसे किया जा सकता है, उसमें डाटा वेरिफ़िकेशन का पूरे का पूरा प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन जो है, वो हम लोग इसके अंदर लगा सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स जैसे होते हैं, या फेशियल रिकग्निशन हो जाती है, तो उससे एक एक्स्ट्रा लेयर जो हो जाती है, ऐड हो जाती है सिक्योरिटी की। मतलब कि फिंगरप्रिंट्स आप लगाएँगे, फेस को आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे, तो उससे फिर ये है कि ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि असल हकदार तक पैसे पहुंचे। ठीक है ना। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बैंक के साथ मिलकर, कि जब कोई पैसे लेने आता है और लेकर जाता है, सो दैट टाइम जो है डाटा जो है वो दोनों का शेयर किया जाए और असल हकदार तक पैसे पहुंच सके। और बाकी वो कहता है कि इमीडिएट जो डिडक्शन है इरेगुलरिटीज की, वो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरा, फील्ड ऑपरेशन के अंदर जैसे जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि वाकई इन लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और जो इसके साथ साथ अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा भी देंगे, तो फिर ये चीजें जो है ये बेहतर होंगी। बहरहाल बिस का जो असल मकसद था वो ये था कि गुर्बत को खत्म किया जाए पाकिस्तान से, लेकिन और इस प्रोग्राम के थ्रू जो है लोगों का ट्रस्ट जो है वो डेवलप किया जाए। ठीक है। अगर अब यहाँ पर मैं आपके साथ इस विश्व का क्रिटिकल एनालिसिस करूँ ना बेटा, तो इसके ऊपर दो व्यूज हैं कि ये सही है, ये गलत है, या ये सही है। सही गलत सही ये इस तरीके से है कि ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनको ये कैश देते हैं, और वो कैश को विथड्रॉ करवाते हैं और अपनी जिंदगी को चला लेते हैं। इस तरीके से तो सही है। गलत इस तरीके से है कि इस तरीके से तो मांगने वाला काम बन जाता है। गवर्नमेंट लोगों को हमेशा अपना डिपेंडेंट रखती है। इसकी बजाय गवर्नमेंट देखे, अगर कोई ऐसे कर सके, यानी कि लोगों को जिस तरह कहते हैं ना कि मछली खिलाना है या मछली पकड़ना सिखाना है।
ठीक है। तो अगर तो गवर्नमेंट लोगों को मछली पकड़ना सिखा दे, यानी कि रोजगार कमाना सिखा दे, यानी कि स्किल सिखा दे, कोई ऐसी एक्टिविटी सिखा दे कि लोग काम करके पैसे कमा के जिंदगी गुजारें, वो ज्यादा बेहतर है, ना कि हमेशा गवर्नमेंट से मांगते रहें। लेकिन असल में गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि आप खुद से स्किल सीख के खुद से इंडिपेंडेंट हो जाए। वो भी चाहती है कि ठीक है, मांगते रहें, मैंने कौन से घर से देने हैं, फंड से निकाल कर देने हैं, और मेरी मशहूरी भी होती रहेगी। ठीक है। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस में आप इस चीज को भी लिख सकते हैं। बाकी बेटा ये आपके एडिटोरियल से कोई इशू हो, ये फोकल पर्सन का नंबर है, आप अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी आप लोग जो है इसके ओपिनियंस के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। उसकी रीजन ये है कि बिकॉज दे आर मिनी ऐसे, छोटे छोटे ऐसे हैं ये, और बड़ी प्यारी प्यारी डिमेंशन इसके अंदर डिस्कस की जाती है, जिसके आपके आइडियाज मच्योर होंगे, और फिर उन्हीं आइडियाज को आपने लिख के भेज देना है। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, 2 in 1 काम हो जाएगा। तो इससे बगैर ऐसे बेटा राइटिंग प्रैक्टिस के बगैर पास नहीं होना, जो मर्जी कर ले। वो तो मैं कहता हूं कि 99.9% चांसेस है कि आप बंदा फेल हो जाता है अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की होती। ठीक है। ये हद होती है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास आइडिया है, मेजोरिटीज है, लेकिन राइटर ने तो पेपर पढ़ना है ना। तो क्या आपने प्रैक्टिस की है उन आइडियाज को पेपर पे शिफ्ट करने की? तो प्रैक्टिस की भी है, आपने लिखा भी है, तो क्या किसी को चेक करवाया कि मैंने सही लिखा है? ये खुद चीज लिख के आप कह रहे हैं मैंने सही लिख दिया, तो कोई दूसरा बंदा देखेगा, चेक करेगा, फिर ही बताएगा ना कैसा लिखा है। तो उसके लिए भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।